तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। और अब आज हमको क्या पढ़ना है, तीनों राजवंशों को, संगम काल के जो तीनों राजवंश थे, चोल, चेर और पांड्य राजवंश, जो उसमें बचा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली इसको हम ये भी कह सकते हैं कि दक्षिण भारत के राजवंश या दक्षिण भारत का थोड़ा सा इतिहास भी इसको कहा जा सकता है। बेसिकली संगम काल को ध्यान में रखते हुए हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर उस तरह से पढ़ेंगे तो कई सारे इतिहास हैं, इसमें कई सारे वंश हैं। फिलहाल के लिए पढ़ना क्या है, चोल, पांड्य और चेर को पढ़ना है। अब देखिएगा, जो इस क्रम में मैंने लिखा है यही क्रम भी है उनके उदय का भी। सबसे पहले जो उदय हुआ वो चोल राजवंश उदय हुआ, इसके बाद पांड्य होता है, इसके बाद चेर उसी के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एक करके जो है जानकारी लेंगे। तो आइए चोल राजवंश की बात करते हैं। चोलों के बारे में अगर बात करें तो इनकी जो शुरुआती आरंभिक दौर की जो इनकी राजधानी रही वो आप देखिएगा तो क्या थी, उरैयूर थी, है ना। क्या थी, उरैयूर थी। क्या थी इनकी ये आरंभिक राजधानी थी। और एक और नाम से इसको कह सकते हैं, वही जो बाद में मनलूर या फिर मंगलूर के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो मनलूर या फिर मंगलूर के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो जो मनलूर का जो उत्तरी भाग था वही उसकी राजधानी बनी, तो उत्तरी मनलूर भी आप इसको कह सकते हैं। दूसरी बात है, जब इसमें देखेगा कि कुछ समय के पश्चात बाद में इसमें राजधानी परिवर्तन होता है, और वो राजधानी परिवर्तन जब हुआ तो परिवर्तित इसकी राजधानी, या फिर कह दिए अच्छा ठीक है, परिवर्तित काल में, या लिखिए कि परवर्ती काल में राजधानी जो है, अभी बात करेंगे कि किसने इसको बसाया, बाद में किसने परिवर्तन किया राजधानी का। तो परवर्ती काल में राजधानी इसकी क्या बनती है, पुहार नगर बनता है ना, पुहार नगर। और इसको एक और नाम से जानते हैं पुहार नगर को, और क्या कहते हैं उसको, कावेरी पत्तनम के नाम से भी वो बाद में फेमस हुआ। ठीक है, तो पुहार नगर या कावेरी पत्तनम के नाम से भी आप इसको जानते हैं। ठीक है, ये बाद में उनकी आगे चल करके राजधानी बनी। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं कि चोल जो राजवंश है इसका राज चिन्ह क्या था, या राजकीय चिन्ह क्या था। राजकीय चिन्ह इनका क्या था, बाघ या चीता। जैसे आज भी देखिएगा तो राजकीय चिन्ह हुआ करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे भारत का राजकीय चिन्ह क्या है अपने देश का, वो क्या है, अशोक चक्र है। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल इतनी इंपॉर्टेंट बात। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, और कुछ प्रमुख राजा जो हुए उनको देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं इसका पहला राजा कौन था। उर्वपहर्रे इलंजेती चेन्नी, ये नाम था इसका, उर्वपहर्रे इलंजेती चेन्नी। कहा जाता है कि जो चोल साम्राज्य था वो उसका पहला राजा कौन था, यही था। और इसके टाइम पे राजधानी क्या थी, वही पुरानी वाली थी, उरैयूर ही इसके टाइम पे राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, दूसरी खास बात यह है कि इसकी प्रसिद्धि का कारण क्या है। तो ये प्रसिद्ध क्यों जाना जाता है, ये इसके देखिएगा कि इसके पास कलेक्शन था किस चीज का, सुंदर रथों का। बहुत सारे सुंदर रथ इसके पास थे, तो ये उन्हीं सुंदर रथों की वजह से बहुत फेमस था। तो सुंदर रथ, और इस कारण से ये मतलब अपनी सुंदरता के लिए फेमस नहीं था, ये रथों की सुंदरता के लिए फेमस था। चलिए आगे बात करते हैं दूसरे शासक की। उरैयूर इस टाइम पे राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, किसके टाइम पे, चेन्नी के टाइम पे। अच्छा, इसका नाम थोड़ा सा बहुत बड़ा सा, उर्वपहर्रे इलंजेती चेन्नी, है ना। तो चेन्नी से आपको कुछ याद आ रहा होगा, अभी हाल ही में चुनाव खत्म हुआ है ना, और वो पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी उनका नाम था, भूतपूर्व, अब तो भूतपूर्व लग जाएगा, है ना। हाँ, तो उनके नाम से भी याद रख सकते हैं कि हाँ, जब भी आए कभी पूछे कि चोल वंश की जो है नींव किसने डाली थी, तो वैसे बोल सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा जो शासक हुआ उसका नाम था एलारा। दूसरा शासक कौन है, एलारा है। और एलारा की खास बात यह है, इसके जो जानने का, इसकी पहचान का, इसके फेमस होने का रीजन क्या है, ये जो है पहला शासक है चोल वंश का जिसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। क्या किया था, श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था। ये इसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम है, और यही आपसे उम्मीद है कि यही पूछा भी जा सकता है, इससे ज्यादा इसमें नहीं जानते। अगला कौन सा हुआ, करिकाल।
अब करिकाल का मतलब देखिएगा क्या होता है, इसका अर्थ है, इसके नाम का अर्थ है जो है पांव जला व्यक्ति। मतलब आपने वो वाली कहावत सुनी होगी कि दूध से जला, है ना, वो एक कहावत होती है कि दूध से जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, लेकिन ये पांव से जला हुआ व्यक्ति है। इसके नाम का मतलब क्या है, पांव जला व्यक्ति, ठीक है। हाँ, करिकाल की जो खासियत क्या है, करिकाल वो व्यक्ति है, जब आपने अभी शुरुआत में देखा कि राजधानी बाद में कावेरीपत्तनम यानी पुहार नगर बसाया गया, तो ये करिकाल ही वो व्यक्ति है जिसने पुहार नगर को बसाया था। क्या किया था, पुहार नगर इसने ही बसाया था, है ना। इसी का नाम बाद में कावेरीपत्तनम पड़ा और इसने ही राजधानी का परिवर्तन किया था, ठीक है। दूसरी खास बात है, करिकाल के बारे में एक कहावत है, हालांकि कहावत क्या है, शिल्पाधिकारम, जिसको आप पढ़ चुके हैं, शिल्पाधिकारम, है ना। किसकी किसकी कहानी है, कोवलन की है, कड़ग्गी की है, माधवी की कहानी है, त्रिगोड़ी श्रृंखला इसमें चल रही है, ठीक है। तो शिल्पाधिकारम में एक सेंटेंस आता है, मतलब इसके बारे में कहा गया है कि करिकाल ने जो है दक्षिण भारत यानी कन्याकुमारी से लेकर के हिमालय तक विजय की थी, ठीक है। तो कन्याकुमारी से हिमालय तक जीता था इसने, विजय पताका अपनी फहराई थी, ठीक है। ये इसके बारे में ऐसा कहा जाता है, अब कितना सच है कितना झूठ है, फिलहाल ये उसके बारे में शिल्पाधिकारम में ये जानकारी प्राप्त होती है। दूसरी खास बात है, करिकाल के टाइम पर देखिएगा तो चाहे वो कृषि हो, चाहे वो सिंचाई हो, चाहे वो पीने का पानी हो यानी तालाब वगैरह की जो व्यवस्था उस टाइम में बहुत ही उत्तम दर्जे की थी। इसने काफी मेहनत इस पे की थी, इसलिए काफी लोकप्रिय शासक भी था करिकाल। करिकाल की दूसरी खास बात यह है कि कावेरी नदी में कभी कभी बाढ़ वगैरह आ जाने से क्या होता था कि लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती थी, और इसकी वजह से उसने क्या किया, जैसे कावेरी नदी है तो उसके कावेरी नदी के किनारे किनारे 160 किलोमीटर लंबा जो है इसने बांध का निर्माण करवाया था, ठीक है। करिकाल ने 160 किलोमीटर लंबा बांध का निर्माण करवाया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला शासक जो आता है वो क्या है, पेरुनर किल्ली। ये भी इनके नाम थोड़े से बहुत टफ टफ से होंगे, तमिल भाषा में ये सब नाम है। तो पेरुनर किल्ली, ठीक है। अब पेरुनर किल्ली को सिर्फ इस वजह से आप जान सकते हैं, इसका सबसे ज्यादा फेमस काम क्या है कि ये वो पहला शासक है जिसने राजसूय यज्ञ करवाया था। अब जाहिर सी बात है ये वैदिक जो है मान्यताओं में आस्था रखता था, ठीक है, क्योंकि वैदिक मान्यताओं में के अनुसार ही जो यज्ञ वगैरह का जो विधान है, राजसूय यज्ञ खासतौर से वैदिक यज्ञों का एक प्रकार है, ठीक है। और ये जो है उसने राजसूय यज्ञ किया था पहली बार, कोई चोल शासक, ये पहला शासक था जिसने राजसूय यज्ञ किया था। तो अब अगला जो शासक है वो कौन सा है, सेनगणान। सेनगणान, सेनगणान की खासियत ये है कि ये शैव मत में विश्वास रखता था, है ना। इसके बारे में कहा जाता है कि इसने जो है पूरे भारतवर्ष में इसने क्या किया था, शैव मंदिरों का निर्माण करवाया था। शैव मंदिरों का इसने पूरे भारतवर्ष में निर्माण करवाया था। हालांकि आजकल वो उपस्थित नहीं है, मौजूद नहीं है, लेकिन ऐसा इसके बारे में कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे जो चोल काल है वो 4वीं शताब्दी में अपने एंटर कर रहा होता है, और इस दौरान जो है चोल काल की हालत बहुत खराब होती है, और उस 4वीं शताब्दी से लेकर के 9वीं शताब्दी के आसपास का जो युग रहा चोलों का, उसको एक नया नाम दिया जाता है, अंधकारपूर्ण युग इसको कहा जाता है, चोलों के काल का, ठीक है। मतलब इसमें कुछ खास इन लोगों ने नहीं किया, इनके पतन की कगार की तरफ ये जाने लगे। हालांकि बाद में आप देखिएगा कि जब 9वीं शताब्दी की शुरुआत आरंभ होती है 9वीं शताब्दी में, तो एक नया शासक उभरता है जिसका नाम होता है विजयालय, है ना। और बाद में विजयालय के नेतृत्व में फिर से चोलों का उत्थान वहां से प्रारंभ होता है। बाकी इसके आगे की जो सारी बातें होंगी वो हम जब पढ़ेंगे, कला और संस्कृति जब पढ़ेंगे, और जब दक्षिण भारत की कला और संस्कृति पढ़ेंगे, तो उसमें 2-4 शासक जो बचे खुचे अच्छे हैं चोलों के, उनको भी उसमें देख लेंगे, ठीक है। तो इतना चोलों का संगम काल के हिसाब से, ये सारे संगम काल के हिसाब से हैं, ठीक है। इसके बाद संगम काल का अंत मान लिया जाता है 4वीं शताब्दी के बाद, इसीलिए हम इससे आगे का यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे राजवंश की तरफ बढ़ेंगे। और दूसरा राजवंश कौन उभरा, पांड्यों का राजवंश उभरा था। पांड्य, तो पांड्यों की अगर बात करें तो पांड्यों की जो आरंभिक राजधानी थी शुरुआत में, आरंभिक राजधानी इसकी क्या थी, कोरकई, ठीक है। कोरकई इनकी आरंभिक राजधानी हुआ करती थी। बाद में इनका राजधानी परिवर्तन इनमें भी हुआ, और बाद में इनकी राजधानी क्या बनती है, मदुरा, है ना। बाद में इनकी राजधानी क्या बनी, मदुरा बना, या फिर मदुरई भी इसको कह सकते हैं, ऐसे भी लिखते हैं मदुरई।
तो ठीक है, मदुरै इनकी बाद में राजधानी बनी। इनके भी राज चिन्ह की अगर बात करें, इनका राज चिन्ह क्या था? इनका राज चिन्ह मछली है। पांड्यों का राज चिन्ह क्या था? मछली था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो सामान्य जानकारी होगी पांड्यों की। चलिए अब पांड्यों में अगर शासकों की बात करें तो पहला शासक इसका क्या है? नेडियोन नाम था उसका, नेडियोन नाम है। अब कहा जाता है कि नेडियोन की, इतिहासकारों में मतभेद है कि ऐसा कोई शासक नहीं था। मतलब कि क्या है कि ऐतिहासिक संदिग्धता है ना, ऐतिहासिक रूप से संदिग्धता है, इसको मान्यता नहीं दी जाती है। हालांकि इसको हम देख लेते हैं। कहा जाता है इसके बारे में, क्या कहावत है, कहा जाता है कि इसने एक नदी को अस्तित्व प्रदान किया था, पहरुली। कौन सी नदी का क्या नाम है? पहरुली नदी को इसने अस्तित्व प्रदान किया था। साथ ही इसके बारे में कहा जाता है कि इसने ही सबसे पहले समुद्र पूजा का आरंभ भी कराया था। क्या क्या काम कराया था? नेडियोन ने क्या किया? पहली बात तो याद रखिए कि इतिहासकारों में मतभेद है इसको, इसके होने को ही लेकर के, कि ये काल्पनिक व्यक्ति है। ठीक है, मराठा में लास्ट शासक जब देखेगा उसमें भी ऐसी एक कहानी बनती थी। ठीक है, अब यहाँ पे छत्रपति को लेकर के, अब यहाँ पे ऐतिहासिक संदिग्धता है, ऐतिहासिक संदिग्धता है। यहाँ पे समुद्र पूजा का आरंभ इसने करवाया, और पहरुली नदी है, ये नदी, एक नदी को इसने अस्तित्व प्रदान किया था। उस नदी का क्या नाम बताया जाता है? पहरुली नदी को उसने अस्तित्व प्रदान किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे शासक की तरफ। वैसे पहले शासक की तरफ बढ़ते हैं जिसे ऐतिहासिक रूप से मान्यता दी जाती है। ठीक है, तो वो उसका नाम क्या था? उसका नाम था पलसाल इमुदु कुडुमी। बहुत ही टफ नाम है, पलसाल इमुदु कुडुमी, बड़े टफ टफ नाम है इनके, पलसाल इमुदु कुडुमी। अब ये देखिएगा कि ऐतिहासिक रूप से यही पहला शासक माना जाता है पांड्यों का। ठीक है, हालांकि इसके बारे में सिर्फ आप इतना याद रखिए कि इसने जो है बहुत सारी यज्ञशालाएं बनवाई थी। इसने क्या किया था? बहुत सारी यज्ञशालाओं का निर्माण कराया था। ये इसका प्रमुख काम था। उसी तरह से जैसे वो आपका था पेरुनेर किल्ली, उसने क्या करवाया था? राजस्व यज्ञ करवाया था। वो भी शायद वैदिक मान्यताओं में आस्था रखता था। तो ये भी देखिएगा कि बहुत सारी यज्ञशालाओं का निर्माण करवाया। इसको भी कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि मान्यता ये भी दे रहा है, वैदिक मान्यता में इसकी आस्था इसकी भी दिख रही है। ठीक है, तो इसके बारे में यही याद रखिएगा कि इसने बहुत सारी यज्ञशालाओं का निर्माण करवाया था। क्या नाम था? पलसाल इमुदु कुडुमी। थोड़ा सा टफ नाम है। चलिए अगला शासक देखते हैं, वो कौन सा है? नेडुंजेलियन। क्या नाम है? नेडुंजेलियन। अब नेडुंजेलियन की बात करिएगा तो नेडुंजेलियन सबसे ज्यादा ख्याति प्राप्त शासक है पूरे पांड्य काल का। ऐसा क्यों था? पूरे संगम के एरा में अगर देखिएगा तो सबसे ज्यादा महत्वता इसको मिली, सबसे ज्यादा ख्याति इसको प्राप्त हुई। इसने एक युद्ध किया था, और उस युद्ध का नाम आप देखिएगा तो तलैया लंगानम का युद्ध है। वो कौन सा है? तलैया लंगानम, है ना, तलैया लंगानम का युद्ध है। तलैया लंगानम के युद्ध में खास बात कही जाती है कि चेर और जो चोल राजा थे वो एक साथ लड़े, और साथ ही 5 अन्य सामंत भी थे, है ना, 5 अन्य सामंत भी थे जो इसके विरोध में थे। उन सब ने मिलकर के इससे युद्ध लड़ा, लेकिन इसके बावजूद जो है इसने क्या किया कि ये विजयी रहा। कौन विजयी रहा? नेडुंजेलियन जो है विजयी रहा। में उसने इसी युद्ध के नाम पर, तलैया लंगानम के नाम पर, एक उपाधि भी धारण की। सेम यही नाम था, तलैया लंगानम की उपाधि भी इसने धारण की थी। ठीक है, देखिएगा कि जो तलैया लंगानम का युद्ध है वो कब हुआ था। यहाँ पे लिखते हैं, तलैया लंगानम का जो युद्ध है 290 ईस्वी में हुआ था। ईस्वी, ठीक है, एडी 290 एडी, बीसी मत समझ लीजिएगा। 290 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था। ठीक है, इसने क्या किया कि जो चेर, जब युद्ध समाप्त हुआ तो फाइनली जो परिणाम हुआ उसमें देखिएगा तो चेर जो शासक था उसका नाम था शे, और शे को इसने क्या किया था? बंदी बना लिया था। शे नाम था, चेर शासक का उस वक्त का नाम था शे। और शे को देखिएगा कि लोग कहते थे कि हाथी की आंख वाला, इसका मतलब होता है हाथी की आंख वाला, और उसने हाथी की आंख वाले को बंदी बना लिया और मदुरा में इसको कैद करके अपनी जेल में रखा था। इसका कहा जाता है कि अंतिम जो शासक था इस नेडुंजेलियन संगम काल में, पांड्यों के, पांड्य वंश में जो अंतिम शासक हुआ उसका नाम था नल्लिव कोडन। क्या नाम था?
नल्लिव कोडन। एक ही में है, नल्लिव कोडन। ठीक है, बहुत सारे टफ नाम है इनके। नल्लिव कोडन इसका नाम था। और ये इस तरह से पांड्य वंश संगम काल का यहां तक का इतिहास दिखता है पांड्यों का। आगे और अंतिम वंश पर देखते हैं, पहुंचते हैं, और वो कौन सा है? चेर। तो चलिए चेर को देख लेते हैं। चलिए तब चेरों को अगर देखेगा कि जो चेरों की आरंभिक राजधानी थी तोंडी थी। क्या थी? तोंडी में थी। और बाद में इनकी परवर्ती जो राजधानी बनती है, परवर्ती काल में इनकी राजधानी जो बनी आगे चल करके, वो वाजी, या फिर उसको बोलते हैं करयूर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक उरयूर है, ये क्या है? करयूर है। ठीक है, याद रखिएगा कि कंफ्यूज मत होइएगा, नाम उसी जैसा मिलता जुलता है। पहला शासक इसमें देखिएगा कि कौन हुआ। चलिए इसको पहले साफ कर लेते हैं। पहला शासक अगर आप देखिएगा इसमें उदयनजेरल नाम था उसका। क्या नाम था? उदयनजेरल। उदयनजेरल के बारे में कहा जाता है कि ये, वैसे इसका समय अगर आप देखिएगा कि 130 ईस्वी। और उदयनजेरल के बारे में भी एक कहावत प्रसिद्ध है, बड़ी कहावतें इन लोगों के टाइम पे प्रसिद्ध थी। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लेने वाले जितने भी योद्धा थे, सभी योद्धाओं को भोजन कराया था इसने, है ना। कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ उसमें भाग लेने वाले जितने भी योद्धा थे, उन सभी योद्धाओं को इसने क्या किया था? भोजन कराया था। ठीक है। अच्छा, अब इस भोजन कराने के बाद अब ये उपाधि भी लेगा कोई, तो इसने एक उपाधि ली थी। उसका नाम क्या है? उपाधि का नाम यहां लिख देता हूं, महाभोजन उदयन जेरल। एक ही में है सब, महाभोजन उदयन जेरल। ठीक है, ये उसकी उपाधि का नाम था, महाभोजन उदयन जेरल। ठीक है, ये उसने उपाधि ली थी। कब? कुरुक्षेत्र के युद्ध में भोजन सबको कराने के बाद। इसने सोचा होगा कि बहुत बड़ा काम किया है, हालांकि काम बड़ा ही था, इतने सारे लोगों को एक साथ खाना खिलाना, वो भी उस टाइम पे जब उपज शायद इतनी अच्छी नहीं होगी। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगला शासक देखिएगा कौन सा है? नेडुंजेरल आदन। नाम है नेडुंजेरल आदन। अब नेडुंजेरल आदन, इसके टाइम पर जो राजधानी है वो थोड़ी सी बदली थी और वो मरंदे में चली गई थी। राजधानी कहां पर थी? मरंदे में इसने राजधानी बनाई थी। ठीक है, बहुत सारी उपाधियां इसे लेने का इसमें पास शौक था। अधिराज की उपाधि इसने ली थी, अधिराज की उपाधि भी इसने ली थी। ठीक है, आगे इसके बारे में भी एक कहावत है कि जो नेडुंजेरल था, नेडुंजेरल यानी आदन जो है, आदन के बारे में कहावत है कि ये भी जो है हिमालय, मतलब कन्या दक्षिण से लेकर के पूरे उत्तर तक यानी हिमालय तक इसने जो है विजय पताका अपनी फहराई। और यही नहीं, इसके बारे में ये भी कहावत है कि इसने हिमालय पर क्या किया? हिमालय पर अपना राज चिन्ह अंकित कराया। क्या किया था? हिमालय पर इसने जो है अपना राज चिन्ह भी अंकित करवा दिया, उससे एक कदम आगे। और आगे अगर इसके बारे में जानिएगा तो एक जनजाति हुआ करती थी इसके टाइम पर, जिसका नाम था कदम्बू। क्या नाम था? कदम्बू। कदम्बू जनजाति थी जो काफी इसको पूरे साम्राज्य में तबाही मचा के रखी थी। तबाही का मतलब यही था कि जब व्यापारी वगैरह व्यापार के लिए निकलते थे तो उनको लूट लेते थे लोग, है ना। तो काफी व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ता था, बार बार शिकायत होती थी, लेकिन मतलब कि त्रस्त थे इससे लोग। तो इसने क्या किया? नेडुंजेरल ने कदम्बू जनजाति का सफाया किया था, यानी कि इनका जो है खात्मा कर दिया था और इनका दमन किया, इनको दबाया और फिर जो है शांति व्यवस्था को जो है बहाल किया था। ठीक है, तो ये भी इसका एक प्रमुख काम था। इसके बाद देखिएगा कि अगला जो शासक है वो है कुट्टवन। क्या नाम है? कुट्टवन। कुट्टवन जो है नेडुंजेरल जो आदन है उसी का छोटा भाई था। ठीक है, नेडुंजेरल का छोटा भाई था। और ये फेमस ऐसा कुछ जो इसके बारे में खास नहीं है। फिलहाल इसके साम्राज्य में इसके टाइम पर हाथियों की संख्या सर्वाधिक थी, हाथियों की संख्या सर्वाधिक थी। ठीक है, चलिए आगे की तरफ अगर देखें, इसके बाद एक नया शासक जो आया
जो सबसे ज्यादा फेमस रहा पूरे चेरों के काल में, वो थे सेनगुट्टवन। सेनगुट्टवन, सेनगुट्टवन का टाइम पीरियड भी मिलता है 180 ईस्वी में, सेनगुट्टवन का समय बताया जाता है। दूसरी खास बात है सेनगुट्टवन के बारे में, अगर आप देखिएगा तो एक कवि थे, परडर नाम था उनका। क्या नाम था? परडर कवि थे इसके टाइम पर, परडर। और इन्होंने इसकी जो है ख्याति में, इसके बारे में उन्होंने लिखा भी है, ठीक है, कि ये सबसे बहुत प्रतापी व्यक्ति था। इसका गुणगान भी उन्होंने किया है। दूसरी खास बात है, ये वही शासक है जिसको आप इतिहास में, आपके बार बार एक क्वेश्चन आता है और पूछा जाता है कि लाल चेर या फिर भला चेर किसको कहा जाता था? तो सेनगुट्टवन ही है। टाइम पीरियड लिख लीजिएगा, 180 ईस्वी है इसकी, है ना। तो लाल चेर या भला चेर किसको कहा जा रहा है? वो है सेनगुट्टवन को ही लाल चेर या भला चेर कहा जाता है। दूसरी खास बात इसके बारे में ये है कि इसने पत्नी पूजा प्रारंभ करवाई थी। किसकी? पत्नी की। डाउट मत रखिएगा, पत्नी की ही, हाँ सही समझ रहे हैं, पत्नी पूजा। पहले के लोग भी पूजा करते थे। पत्नी की पूजा आरंभ करवाई थी। और कुछ मैं बोलने वाला था, भूल गया। चलिए, ये जो पूजा का नाम होता था वो क्या? पत्नी कहलाती थी। मतलब इस जो परंपरा इसने डेवलप की, उसको क्या कहा जाता था? पत्नी कहा जाता था। ये पत्नी का एक त्योहार, एक टाइप का हो गया, समझ लीजिए, एक रस्म हो गई जिसमें पूजा वगैरह की जाती होगी। तो ये वही इसने आरंभ करवाया था। साथ ही देखिएगा कि इसने एक युद्ध भी लड़ा था। 9 चोल राजाओं के साथ इसका युद्ध होता है और उस युद्ध में इसने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, यानी कि विजयी रहा। चलिए देखते हैं वो उस युद्ध का नाम क्या है। उस युद्ध का नाम है बलिपुरम। बलिपुरम का युद्ध है ये, है ना। 9 चोल राजा इससे लड़े थे और इसने उन सबको पराजित कर दिया था। अच्छा, इसके बाद देखिएगा कि जब इसने 9 राजाओं को पराजित कर दिया तो कदल पिरकपोती नाम से किसने उपाधि ली? क्या? कदल पिरकपोती। बड़े टफ से है। हालांकि इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है समुद्र को पीछे हटाने या फिर धकेलने वाला, दोनों कह सकते हैं ना। समुद्र को पीछे, यानी कि चोलों को इसने पीछे ढकेल दिया था। 9 थे तो 9 का मतलब ज्यादा लोग थे, है ना, ज्यादा का गठबंधन था और सबको एक साथ पीछे ढकेला, मतलब कि उनको पराजित कर दिया, पीछे हटने पर मजबूर किया, इसलिए उसने ये उपाधि ली थी, ठीक है, बलिपुरम के युद्ध में। दूसरी एक खास बात है, अच्छा मैंने जो पत्नी पूजा की बात की उसमें कभी कभी पूछता है कि इसका जिक्र कहाँ मिलता है, इसका सोर्स क्या है इस बात का। तो पत्नी पूजा जब आप इतिहास साहित्य पढ़ रहे थे, संगम साहित्य, तो उसमें 10 गीत जो देखा था, संग्रह वाले में था 10 गीत, तो ये 10 गीत में इसकी जानकारी मिलती है पत्नी पूजा में, ठीक है, पत्नी पूजा ये इसकी जानकारी मिलती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगला शासक कौन सा हुआ इसमें देखते हैं। तो अगला शासक का नाम है अंदुवन, ठीक है। अब इनको बस ऐसे नाम से जान लीजिए, अंदुवन हुआ। और अंदुवन के बाद आप देखिएगा तो परुंजेरल, बड़ा टफ सा नाम इन लोगों का है भाई, परुंजेरल इरंदपोरई, इरमपोरई है, इरंद नहीं है, परुंजोरल इरमपोरई, ठीक है, ये नाम था उसका, इसके अगले वाले शासक का। अंदुवन के बाद ये हुआ परुंजोरल इरमपोरई। और इरमपोरई की खास बात यह है कि यही वो व्यक्ति है जिसने सबसे पहली बार गन्ने की खेती शुरू की, मतलब खेती शुरू कराई, ठीक है। तो गन्ने की खेती के शुभारंभ आविष्कार कह दीजिए किया था इसने, है ना। और इसके बाद इस संगम काल में, और वो भी चेरों में, अंतिम शासक जो हुआ उसका क्या नाम था? उसका नाम था कुदक्को इरंजेरल इरमपोरई, ठीक है, बड़ा टफ सा नाम है, कुदक्को इरंजेरल इरमपोरई, ये उसका नाम था, जो कि अंतिम शासक था इस चेर राजवंश का, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हम आपका जवाब जरूर देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।